स्वागत है आपका कार्यक्रम इनसे मिलिए में। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में फोन लाइन पर मौजूद है युवा पटकथा लेखक सजल आनंद जी। सजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अंशुमन जी आपका और आकाशवाणी पटना का बेहद शुक्रिया मुझे इस भेंट वार्ता के लिए आमंत्रित करने का, और साथ साथ आकाशवाणी को सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो अपने बचपन के बारे में बताइए। जी, मेरी पैदाइश शहर पटना में हुई, वही पला बढ़ा बिगड़ा और शिक्षा वगैरह भी वही हुई मेरी। पिताजी मेरे बैंक कर्मी थे और माताजी घरेलू गृहिणी। तो एक साधारण सी न्यूक्लियर फैमिली थी हमारी। तो सजल जी, आप पटना शहर में रहे। पटना हम जानते हैं इतना बड़ा शहर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कुछ ज़रूर है इस शहर में जिससे कि आशाओं के पंख या उमंगों के पंख तो लग ही सकते हैं। तो ये बताएं कि जिस क्षेत्र में भी आप हैं, पटकथा लेखन करते हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, साहित्य से भी जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों में पटना शहर का या आपके बचपन का जो माहौल उसका क्या योगदान रहा? देखिए, योगदान तो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 10वीं पास करने के बाद जैसा कि बिहार का उस समय का एक सामाजिक माहौल रहा था कि या तो आप इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं या आईटी या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग की तरफ शुरुआत में गया और साइंस का विद्यार्थी था। एक छोटा सा यहाँ किस्सा कहना चाहूंगा। उस तैयारी के दौरान, इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान पिताजी का देहांत हो गया। तो कुछ 2-3 महीने बाद घर की सफाई वगैरह में एक पुरानी संदूक मिली थी। तो उस संदूक में एक फाइल था पिताजी का। उसमें उनकी अपने कॉलेज के ज़माने की जो कविताएं वगैरह लिखी हुई, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो उनके आलेख छपे थे, वो सब अचानक से मुझे मिला। और उन रचनाओं को पढ़ने के बाद काफ़ी गहरा असर हुआ। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि एक तरह का टर्निंग पॉइंट आप कह लें जीवन का, वो रहा कि साहित्य की ओर मेरा रुझान गया और साइंस से थोड़ी रुचि जो है मेरी जाती रही। तो फिर निर्णय लिया कि भाई अब साहित्य में ही कुछ करना है। तो हिंदी ग्रेजुएशन लिया हमने इग्नू से ही, पत्राचार के माध्यम से। और उस वक्त मेरे कई मित्र बाग थे जो कह रहे थे कि भाई हिंदी क्यों ले रहे हो, इसका क्या भविष्य है, अंग्रेजी लो। मगर थोड़ा जिद्दी तो मैं था ही, तो हिंदी ही लिया। और इसी दौरान एक सर्कल बना जो साहित्य से जुड़े थे, संगीत से जुड़े थे, फिल्म से भी जुड़े थे। तो जहाँ कहीं कवि सम्मेलन होता था या गोष्ठियाँ होती थी साहित्य से जुड़ी हुई, थिएटर वगैरह होता था, तो उनको मैं सुनता था, वहाँ जाता था मैं। तो इससे एक कहें कि एक तरह का विस्तार हुआ चेतना का जी। और इसी कुछ ऐसे मित्र भी मिले जिनके वजह से वर्ल्ड सिनेमा को लेके से मैं एक्सपोज हुआ। तो जितने भी मास्टर्स हुआ करते थे उस समय, उनकी फिल्मों को देखा। फिर यहाँ के जो हमारे बड़े बड़े फिल्मकार हैं, जैसे मृणाल सेन हैं, सत्यजीत राय हैं, ऋतिक घटक साहब हैं, मणिपॉल हैं, इनकी फिल्मों को देखने का मौका मिला। लेकिन ये था कि लक्ष्य कुछ नहीं था कि फिल्म के लिए लिखना है या फिल्म निर्देशन करना है। ऐसा कभी कुछ जहन में आया नहीं। तो उसी समय एक वाकया ये हुआ कि हमारे एक और मित्र हैं, तो उनके पास एक मोबाइल था, खराब था मगर उस पर कैमरा चलता था, वो वीजीए वाले जो पुराने मोबाइल होते थे ना। तो हमने उनसे भले कि कुछ दिनों के लिए दे दो आप, तो उन्होंने दे दिया। और मैं वो लेकर जहां तहां, कभी घाट के किनारे, गंगा किनारे शूट कर रहा हूँ, कभी पार्क में शूट कर रहा हूँ। और वो सब फुटेज लाके, पुराना सिस्टम था हमारा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का तो ज्यादा जानकारी थी नहीं। तो विंडोज एक्सपी का जो एडिटिंग टूल होता था, उसी में मैं वो फुटेज डाल के, फिर कुछ साउंड इफेक्ट डाल के, वॉइस ओवर डाल के कुछ करता रहता था। तो मजा आने लगा उसमें जी। तो रुचि मेरी जगी कि भाई फिल्म देखते तो हो और लिखने का भी शौक है, तो क्यों ना इसमें कुछ किया जाए। पर्चा दिया हमने एफटीआई का, मगर वहां पे हुआ नहीं हमारा। तो फिर किसी ने बताया कि ऐसा ही एक फिल्म स्कूल कलकत्ते में है, सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, तो वहां का भी हमने पर्चा दिया। तो इत्तेफाकन इस बार दाखिला हो गया। तो आप कह लें कि फिल्म की तरफ जो है, यहाँ से मेरी यात्रा जो है एक तरह से शुरू होती है। जो आपने पढ़ा और वहाँ जो आपने काम किया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि शुरुआत में आपका झुकाव कह लें वो साहित्य की तरफ था, साहित्य के माध्यम से कोई संदेश देना या कहानी बताना, कहना,
और दृश्यों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से खासकर कहानी को बताना, इनमें क्या अंतर समझते हैं या क्या समानताएं समझते हैं आप? देखिए, फिल्म का जो इतिहास है वो बहुत पुराना तो नहीं है, मेरे ख्याल से बमुश्किल 100-150 सालों का रहा होगा। कालांतर में फिल्मों में साहित्य का, संगीत का, अभिनय, ये तमाम जो अलग अलग विधाएं हैं कला की, उनका समावेश हुआ। तो मेरे हिसाब से आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे नजरिए में तमाम जो कला की विधाएं हैं वो इसमें शामिल हैं फिल्मों में। ये एक अकेला एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारी विधाओं पे आप काम कर सकते हैं एक साथ। और इसलिए आपने इस विधा में काम करना शुरू किया। जी। और हर कला का और हर कलाकार का एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये संदेश या अपनी ये बात इस चीज़ के माध्यम से, चाहे माध्यम कुछ भी हो, पेंटिंग हो, आर्ट वर्क हो या फिल्में हो, तो इनका एक संदेश देने का तरीका होता है। तो आप जो वीडियोस जब बनाते हैं, जब फिल्में बनाते हैं या पटकथा लिखते हैं या निर्देशन करते हैं, तो आप किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं? क्या मैसेज स्पष्ट जाना चाहिए या जो चीज़ बन रही है वो और आर्टिस्टिक बने और अच्छी बने? आपके लिए ज़रूरी क्या है? जी देखिए, निजी तौर पे तो मुझे फिल्मों के माध्यम से संदेश देना पसंद नहीं, क्योंकि हर समाज की अपनी एक बुद्धिमत्ता होती है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ, अगर मुझे एज अ कमीशन राइटर कोई कहे कि भाई ऐसा संदेश जाए, ऐसा कुछ लिखो, प्रोफेशनली मैं जरूर लिखूंगा, उसको ना नहीं करूंगा। दो तरीके के अप्रोच होते हैं लेखन को लेके। मसलन कविताओं की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अचानक से किसी इमेज की वजह से या किसी विचार की वजह से या किसी शब्द की वजह से आपके अंदर एक सृजन तनाव आता है, एक क्रिएटिव टेंशन आता है, आपके अंदर एक छटपटाहट होती है कुछ लिखने की। पाठक के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसको पढ़ने से पाठक पर क्या असर होगा, वो असर आप पर छोड़ता है जो आप लिखते हैं। ये एक अप्रोच है। और जितने भी जो भी पोएटिक सिनेमा है, जो भी फिल्मकार हैं या स्लो सिनेमा जो बनाते हैं, मेरे ख्याल से उनका ये अप्रोच रहता है, जो उनके जहन, उनकी अपनी जो दुनिया है, जो अंतर्द्वंद है अपने अंदर जो चल रहा है, जो है वो एग्जिस्टेंस को लेके चल रहा हो या फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हो, उसके बारे में वो फिल्में बनाते हैं या लिखते हैं। और एक दूसरा अप्रोच है जो जैसा कि इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि ये दर्शकों के लिए है और काफी हद तक इसको एक मनोरंजन का माध्यम भी माना गया है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से अगर आप आएंगे तो फिर दर्शकों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि उनकी क्या रुचि है, उनको क्या पसंद है, नापसंद है, क्योंकि बाजार का भी दबाव होता है। सजल जी, बातें आपसे हो रही हैं और बातें करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे श्रोता भी इस बातचीत का आनंद ले रहे हैं। और लेकिन पॉइंट पे हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। जी ज़रूर। चूँकि हाल में ही लता जी का निधन हुआ, तो मैं चाहूँगा कि एक गीत आप उनके लिए सुना दें श्रोताओं को। फिल्म बागी का ये गीत है, मदन मोहन साहब का संगीत है और मधुर साहब ने लिखा है। बड़ा प्यारा गीत है, मेरा पसंदीदा गीत है। गीत के बोल हैं, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। ये है आकाशवाणी पटना और कार्यक्रम है इनसे मिलिए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं युवा पटकथा लेखक सजल आनंद जी। तो सजल जी, आपसे बातें हो रही हैं और अब हम जानना चाहेंगे कि जो काम आपने किया है, जो काम आपने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में रहते हुए किया, जो वीडियोस बनाए, चलिए उस पर थोड़ी बातें करते हैं। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन कौन सी शॉर्ट मूवीज़ और फिल्में आपने बनाई हैं। जी, ये दरअसल सारी स्टूडेंट फिल्म थी। इसमें हमें करीब 4 शॉर्ट फिल्म्स करनी होती हैं। तो पहली जो की थी वो 35 mm पे हमें सेट बना के वो करना होता है। वो फिल्म थी क्षत्रप। और उसके बाद एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी परिकथा, फिर एक प्लेबैक भी होता है 4 मिनट का, और अंत में जो है वो करीब 30 मिनट की एक फिल्म बनानी होती है जिसको डिप्लोमा कहते हैं हम लोग। वो आखिरी हमारा प्रोजेक्ट होता है, वो किया था, वो अंत्यशेष।
तो आपकी एक फिल्म वो तेल अवीव फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन की गई थी, उस फिल्म के बारे में बताइए ना। वो फिल्म एक पिता और उनकी बेटी के बीच के रिश्ते की कहानी है, जिनमें रिश्ते में काफी तलखी है। लोग एक ही घर में वो दोनों रहते हैं मगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो एक दिन क्या होता है, उसी घर के निचले वाले कमरे में कुछ म्यूजिशियन आते हैं और एक वायलिनिस्ट है और एक गिटारिस्ट है। तो ये रात में कभी कभी जैम करते हैं पुराने गीतों। तो उसकी आवाज जब ऊपर जाती है, नायिका जब सुनती है, तो उसका जो पूरा अतीत रहा है वो उसके सामने आता है और धीरे 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 कैसे उस संगीत की वजह से उस घर में बदलाव आना शुरू होता है और जो रिश्ते हैं, जो दोनों के बीच जो दूरियां थी, वो कैसे धीरे धीरे कमतर होती जाती है। लगभग ये इसी पे आधारित थी फिल्म से। ये कहानी आपने सुनाई तो हमारे श्रोता भी बड़े गौर से सुन रहे होंगे। कहानी कितनी अच्छी है, कितनी डीप कहानी है। तो इस कहानी को जब शूट करने जाते हैं, हम दृश्यों में उसे सहेजने संभालने जाते हैं, तब पूरा एक दल आपके साथ काम करता है, क्योंकि सिनेमा आपने शुरुआत में ही बताया कि एक ऐसी विधा है जिसमें सभी विधाएं शामिल हैं। तो यहाँ म्यूजिक है, लाइट है, एक्टर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, फिर निर्देशन का भी कार्य है। तो एक दल को लेकर के और एक व्यक्ति केवल अपना एक जो व्यू कह लीजिए या अपनी कहानी है उसको प्रदर्शित करना चाह रहा है, ये काम कितना कठिन है? जी बहुत कठिन है बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन तब है, अब क्या है कि निर्देशक को तो वैसे आप जानते ही हैं, कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं। अब फिल्म के कई विभाग हैं। अब साउंड है, एडिटिंग है, कैमरा है, आर्ट डायरेक्शन है, कॉस्ट्यूम, मेकअप, कास्टिंग। अब डायरेक्टर को पहले दिन से लेकर जब तक वो फिल्म लॉक नहीं होती तब तक इन सारे डिपार्टमेंट के साथ काम करना है। उनके व्यूज भी सुनने हैं, उनके सजेशंस भी लेने हैं और अपने व्यू को बचाए रखना भी है। तो ये कभी कभी बहुत नाइटमेयर सा भी हो जाता है। मैं एक अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, बिली वाइलर साहब, बड़े मशहूर फिल्मकार हैं। उनका एक कोट कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि A director must be a policeman, a midwife, a psychoanalyst, a sycophant and a bastard. तो ये हास्यास्पद है सुनने में, लेकिन काफी हद तक इसमें सच्चाई भी है। मगर तब है कि आखिर में जब आप सारा पोस्ट वगैरह करके जब फाइनली आप फिल्म लॉक करते हैं, तो उसकी जो अनुभूति है, उसका जो अनुभव है, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काफी हद तक मजेदार भी है। जी हाँ, बिल्कुल है। और आजकल का जो दौर चल रहा है, चलिए इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि फिल्में बनाने का जो एक तरीका था और एक जो अप्रोच था वो धीरे धीरे बदल रहा है। फिल्में अब थिएटर में कम आ रही हैं, कारण जो भी हों। कोरोना के कारण भी बहुत सारी पाबंदियां लगी, तो थिएटर से लोग भी दूर, दर्शक भी दूर हो रहे हैं। और इस बीच एक नया प्लेटफॉर्म जो है OTT, ये इसके नाम से काफ़ी प्रचलित हो गया। तो OTT ने बहुत सारे निर्माताओं को, निर्देशकों को मौका भी दिया है। तो और यहाँ एक चीज़ जो बहुत समय से चली आ रही थी इस फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कि कंटेंट इज़ द किंग। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है, कंटेंट इज़ द किंग है, या उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तब कोई निर्माण वो किंग बनता है? जी, आपने में देख लें कि कम से कम लोग अब इस बात पे चर्चा तो कर रहे हैं, कंटेंट होना चाहिए तभी बात बनेगी, वरना पहले तो ये इस पे चर्चा ही नहीं होती थी। जो मिल गया वो देख लेते थे। OTT से कम ये जरूर हुआ है कि युवा वर्ग प्रधान हो गया है दर्शकों में। वो सबसे ज्यादा OTT देखते हैं, उन पे जो फिल्में आती, तो वो उकता चुका है उसी चीजों को बार बार एक ही अलग अलग रूप में पेश करने से। तो कहीं ना कहीं कंटेंट को लेके लोगों में गंभीरता बढ़ी है और क्या देखना है क्या नहीं देखना है कि चुनाव के विकल्प अब उनके सामने है। इस लिहाज से OTT को तो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए भी। और सजल जी, चूँकि आप जुड़े हैं पटकथा से, पटकथा लेखक हैं जी। और तो हमारे जो युवा वर्ग के जो हमारे श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं और जो पटकथा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कथा और पटकथा, इनमें मुख्य अंतर क्या हो सकता है, ये थोड़ा बता दें। देखिए,
पटकथा लेखन भी चूंकि कहानी से ही जुड़ा है, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये भी बिल्कुल अलग विधा है। जैसे हर कहानी का एक आरंभ है, एक मध्य है और अंत है, जिसे हम बिगिनिंग, मिडिल और एंड कहते हैं, जिसको टेक्निकली थोड़ा अगर और परिष्कृत करें तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 कहते हैं। अब स्क्रीन राइटिंग जब आप करते हैं तो मेरे हिसाब से पहली बात तो क्या हो जाती है कि कहानी जब आप जो पढ़ रहा होता है वो पढ़ते पढ़ते अपने हिसाब से दृश्य अपने जहन में उकेरता है। अब वही एक कहानी अगर 10 लोग पढ़ रहे हो तो उनके जहन में अलग अलग तस्वीरें आएंगी। स्क्रीन प्ले जब आप लिख रहे हो और स्क्रीन राइटर का ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो इस दृश्य को सेम नोट पर लेकर आए कि अलग अलग लोग भी पढ़ रहे हो तो लगभग मोर और लेस जो है वो सीन जो है वो उनके सामने दिख जाए। अब क्या है कि कहानी के प्रवाह को तोड़ने का काम है स्क्रीन राइटर का। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे एक्ट 1 है, एक्ट 2 है, एक्ट 3 है, आपने 3 हिस्से कर दिए कहानी के। अब कहानी एक्ट 1 को फिर आप ब्रेक करते हैं। एक्ट 1 में जनरली क्या होता है, जो किरदार है उसका जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड जिसको कहते हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको आप स्टैब्लिश करते हैं। किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, किन किन टुकड़ों में स्टैब्लिश करना है, ये स्क्रीन राइटर का काम हो जाता है। फिर एक्ट 2 पे आते हैं आप। एक्ट 2 जो सबसे लंबा होता है किसी भी फिल्म का, और स्क्रीन राइटर का काम ये है कि आप प्लॉट पॉइंट कहाँ डालना है, किधर स्टैब्लिश करना है, किस समय पे स्टैब्लिश करना है, हर सीन के बीच का ट्रांजिशन कैसे होगा, सीन कैसे एक सीन से दूसरे सीन में, जो कहाँ ड्रामा आपको बढ़ाना है, कहाँ ड्रामा आपको कम करना है, ये चीज की सूझबूझ जो है वो एक स्क्रीन राइटर में होनी चाहिए, ऐसी उससे उम्मीद की जाती है। और इसके थियरीज भी हैं। और मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये काफी हद तक अमेरिकन वे ऑफ स्क्रीन राइटिंग है, जो क्लासिक हॉलीवुड फिल्म है इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखी जाती हैं। एक्ट तीन हिस्सों में बांटते हैं, फिर उनके कई अलग अलग हिस्से होते हैं जी। और एक दूसरा अप्रोच है जो इस तरह के स्ट्रक्चर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। एक दूसरा स्कूल है जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो कई तो डायरेक्टर ऐसे हैं जो कागज पे ही अपने विचार लिख के आ जाते हैं सेट पे और फिर वहीं पे डायरेक्ट करते हैं। उनके पास कोई लॉक्ड स्क्रिप्ट नहीं होती है 150-200 पन्ने की हाथ में। वो भी एक तरीका है। सजल जी, बातें आपसे हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बातचीत करने में, लेकिन इस मोड़ पे हम चाहेंगे आप एक और गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। गीत तो अचानक से इतने सारे आने लगे, उमड़ने लगे जहन में। आप तलत महमूद साहब का एक गीत है जो पसंदीदा है मेरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, रोशन साहब का संगीत है, शायद फिल्म अनकही है जी। बहुत खूब गाना सुना है आपने और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हमारे जिन श्रोताओं ने अभी अभी हमें ट्यून किया है, हम उन्हें बता दें कि ये है आकाशवाणी पटना, कार्यक्रम है इनसे मिलिए, और बातचीत हो रही है युवा स्क्रीन प्ले राइटर सजल आनंद जी से। तो सजल जी कहते हैं कि बम्बई ख्वाबों का शहर है और ये ख्वाब वहाँ पर बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बनते हैं। ये छोटे शहर के युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं बम्बई की फिल्म दुनिया। और कई युवा हमारे ये सोचते हैं कि बस जाना है, काम करना है और नाम पाना है। तो क्या है बम्बई की फिल्मों की दुनिया और कैसे वहाँ सरवाइव कर सकते हैं? क्या तैयारी करके कोई युवा अगर जाना चाहे तो क्या करे वो? जी देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। मेरे लिए जो चीजें जो काम किया जिस शहर में, वो शायद किसी और के लिए ना करे। लेकिन एक चीज है कि जिद बहुत जरूरी है इस शहर में रहने के लिए। बड़े पसंदीदा अभिनेता हैं रघुवीर यादव जी, वो उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बम्बई एक ऐसा शहर है कि पहले तो जब आप आए तो आपको रहने न दे, और फिर जब आप रह जाएं तो आपको जाने न दे। तो ये तो बात है शहर की। मगर जो आना चाहते हैं, तैयारी मेरे हिसाब से इतना ही कर लें कि ठान ले कि भाई करना है तो करना है। क्योंकि कई लोग हैं जो आते हैं और इस बड़े विशाल समंदर जो है
भीड़ और ये तमाम चीज़ों को देख के थोड़ा सकपका जाते हैं, शुरू में डर जाते हैं और फिर 3-4 महीने 6 महीने होते होते चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जिद सबसे ज़रूरी है, आप अड़े रहें और कुछ ना कुछ तो होगा ही। जी हाँ, जी हाँ। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी। तो मेहनत करना जरूरी है, खुद पर विश्वास करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में, बहुत सारी जानकारियाँ भी हमारे लिसनर्स तक, श्रोताओं तक पहुँच रही हैं और जाहिर बात है वो भी आपको वो लंबे समय तक सुनना चाहेंगे, लेकिन वक्त की कुछ पाबंदियाँ हैं। तो चलिए हम अपनी बातचीत आज यही समाप्त करते हैं और आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका भी बेहद बेहद शुक्रिया अंशुमन जी।